वेलकम, गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जो हमारा आज का टॉपिक है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे यूनिट 3 बात डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे बात हो जाती है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोग देखेंगे किस तरह से क्या है, तो उसके बारे में देखेंगे। बाकी और भी चीज़ें उससे इंक्लूडेड जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, किस तरह से क्रोमोजोम है या उनके बारे में चीज़ें हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो आज का जो हमारा हेडिंग रहेगा या आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम लोग डिस्कस करेंगे। हेडिंग आपको दिख रही होगी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी जब हम बात करते हैं डीएनए की तो किस तरह से क्या चीज़ें दी गई हैं। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल होता है, यानी कि कह सकते हैं हम यहाँ पे द्विकुंडली संरचना जो कि डीएनए की होती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये किस तरह से क्या चीज़ें शुरू हुई उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को कह सकते हैं। यानी कि 1951 से लेके 1953 के बीच अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम पे क्या हुआ कि डीएनए के जो भी क्रिस्टल्स है उनका एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा एक एनालिसिस किया गया, यानी कि एक विश्लेषण किया गया जिसमें कि चीज़ों को बताया गया कि किस तरीके से डीएनए जो है या डीएनए का जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि द्विकुंडली संरचना डीएनए की होती है। तो इसलिए यहाँ पे आपको हेडिंग के फॉर्म में चीज़ें दिख रही होंगी कि डीएनए के स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही होगी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए अणु की द्विकुंडली यानी कह सकते हैं कि द्विकुंडलिनी संरचना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट हेडिंग दिख रहा होगा आपका वाटसन एंड क्रिक प्रारूप, यानी कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल की हम लोग बात करेंगे। बगल में आपको डीएनए का स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा क्लियरली, चीज़ों को किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। अभी हम लोगों ने शुरुआत में बात की कि 1951 से लेकर 1953 तक चीज़ें बताई गई कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। उसी में 1953 की जब हम लोग बात करते हैं तो वाटसन एंड क्रिक ने एक कह सकते हैं इस तरीके से 3 डायमेंशनल मॉडल यानी कि त्रिविम प्रतिरूप प्रस्तुत किया। उस समय तक जितनी भी तथ्य ज्ञात थे, यानी कि उस समय जितने भी फैक्ट्स रिलेटेड थे डीएनए के स्ट्रक्चर से, वो सारी ही चीज़ें इसमें समाहित थी, यानी कि ये सारी चीज़ें ओवरऑल इसमें समावेश था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि उस टाइम पे जब इन्होंने इस प्रारूप को, इस मॉडल को बनाया, तो कह सकते हैं कि उस टाइम के बाद से जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री का एक नया युग शुरू हो गया, एक नया एरा प्रारंभ हो गया। और इन्होंने बहुत इस पर वर्क किया है और इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस तरीके से, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1962 का नोबेल पुरस्कार यानी कि नोबेल प्राइज़ दिया गया वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। क्या चीज़ें बताई गई थी, यानी कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बताई गई थी उनको हम लोग ध्यान से देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुछ पॉइंट्स के अंदर चीज़ों को हम समझेंगे कि किस तरीके से डीएनए का क्या स्ट्रक्चर है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है स्पाइरल, इस तरीके से स्पाइरल जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए का आपको दिख रहा होगा। एक एक चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं और उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं किस तरह से क्या चीज़ें दी गई हैं। 2 परस्पर जुड़ी सर्पित कुंडली पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं या सूत्र एक ही केंद्रीय अक्ष यानी कि एक ही सेंट्रल एक्सिस से इस तरीके से क्लॉकवाइज हम कह सकते हैं वो क्या है, ट्विस्टेड है, यानी कि क्लॉकवाइज स्प्रिंग की भांति ऐंठ कर कह सकते हैं हम कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है या इस तरीके से संरचना बनाती हैं, जिसकी मोटाई जो होती है यानी कि ब्रेथ कह सकते हैं या थिकनेस कह सकते हैं वो 2 nm यानी कि 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रम, जिसको सिंबल से एक ऊपर इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं तो आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। तो ये एक बात हो जाती है सबसे फर्स्ट जब हम पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या बताता है। सेकेंड पॉइंट में चीज़ें दी गई कि दोनों सूत्रों के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एकलको अर्थात कि जो भी मोनोमर्स के नाइट्रोजनीकरण समाक्षार आमने सामने तथा हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं। आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि इस तरीके से स्पाइरली स्ट्रक्चर जो आपको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिख रहा होगा उसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर से भी एक बॉन्डिंग है इधर से भी बॉन्डिंग, तो इस तरीके से क्या है चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या हुआ, आपस में ये जुड़े हुए हैं। तो जिस स्पाइरल स्ट्रक्चर्स है उसमें आपको दिख रहा होगा बॉन्ड्स दिख रहे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है उसके द्वारा क्या आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है।
और यानी कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो किस तरह से क्या चीज़ें दी गई कि एकांतर शर्करा तथा फॉस्फेट समूहों के फॉस्फोसाइस्टर सेतुओं यानी कि कह सकते हैं ब्रिज द्वारा जुड़ने से बनी दोनों सूत्रों की रेखाकार यानी कि लीनियर श्रृंखलाएं जो होती हैं यानी कि जो चेन हो जाती है सीढ़ी की पार्श्व दंडों यानी कि साइड बार्स की भांति द्विकुंडलिनी के बाहर की ओर होती है, जबकि हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े आमने सामने के समाक्षरों की जोड़ियां सीढ़ीनुमा रचना के अनुप्रस्थ पगदंडों यानी कि हॉरिजॉन्टल बार और रंग्स की भांति पार्श्व दंडों के समकोण यानी कि 90 डिग्री कह सकते हैं कि परिस्थित होती है और दंडों को परस्पर जोड़ती है। इस तरीके से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये स्पष्ट होता है कि दोनों सूत्रों को पृथक करने के लिए इसके पहले क्या होगा कि पहले अणुओं का क्या कह सकते हैं कि अनवाइंडिंग आवश्यक होती है। जैसे कोई भी चीज़ बाइंडिंग हो तो उसको अनवाइंडिंग करना, तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट इसमें आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस तरह से क्या है चीज़ों को देखेंगे तो इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं वो देखेंगे हम। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये कहता है आपको कि द्विकुंडलिनी का प्रत्येक कुंडल केंद्रीय अक्ष की 3.4 nm यानी कि 34 एंगस्ट्रम कह सकते हैं कि लंबाई में फैला होता है। इसमें 10 जोड़ी समाक्षार होते हैं, अतः समाक्षरों की प्रत्येक जोड़ी केंद्रीय अक्ष की 0.34 nm यानी कि 34 एंगस्ट्रम लंबाई में फैली हुई होती है। तो यही बात गोल गोल घुमा फिरा के इन्होंने यही चीज़ कही है कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो ये एक बात हो जाती है यहाँ पे, यानी कि कह सकते हैं कि कुंडली अक्षीय कक्ष की जो लंबाई होती है या इस तरीके से 3.4 एंगस्ट्रम इस तरीके 34 एंगस्ट्रम हो जाता है और अगर नैनोमीटर में हम बात करें यहाँ पे तो 3.4 nm हो जाता है। तो ये एक चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है फोर्थ पॉइंट, यानी कि उसको देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें दी गई हैं। कुंडलिनीकरण के कारण यानी कि कह सकते हैं कि उसकी वजह से डीएनए अणु की पूर्ण लंबाई खंडवार एकांतर दीर्घ यानी कि मेजर और माइनर खांचे यानी कि ग्रुप्स इस तरीके से कह सकते हैं होती हैं। गहराई की माप की दीर्घ खांच 1.2 nm तथा लघु खांच जो हो जाती है आपकी वो 0.6 nm होती है। तो ये एक फैक्ट हो जाता है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट, उसमें क्या चीज़ें बताई गई उसको हम देखेंगे। आमने सामने की जोड़ीदार समाक्षरों में से एक सदा प्यूरीन तथा दूसरा जो है वो पिरिमिडीन श्रेणी का होता है। अब यहाँ पे याद क्या रखें, दोनों प्यूरीन समाक्षरों यानी कि एडेनिन और गुआनिन के अणु समान माप के होते हैं। यानी यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसमें ये चीज़ हो जाती है कि प्यूरीन समाक्षरों यानी कि कह सकते हैं कि एडेनिन एवं गुआनिन जो हो जाते हैं वो समान माप के अणु हो जाते हैं। इसी प्रकार दोनों पिरिमिडीन कौन कौन से समाक्षर आ जाते हैं, थायमीन और साइटोसिन के अणु समान माप के होते हैं, परंतु एक ही वलय संरचना के कारण प्यूरीन अणुओं से छोटे होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अतः द्विकुंडलिनी की 20 एंगस्ट्रम की मोटाई को बनाए रखने के लिए प्यूरीन के सामने पिरिमिडीन के सामने प्यूरीन का होना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट्स हो जाती हैं चीज़ें, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें भी फिर हाइड्रोजन दाता यानी कि जो डोनर है तथा हाइड्रोजन ग्राही यानी कि एक्सेप्टर समूहों के हिसाब से एडेनिन यानी कि जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है का संयोग सदैव थायमीन यानी कि कैपिटल टी जो कि ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा तथा गुआनिन जिसको कैपिटल जी का संयोग मतलब जी से डिनोट किया गया है, सदैव साइटोसिन यानी कि सी से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है यानी कि सी से दर्शाया गया है से ही संभव होता है। इससे अब इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि जो टी है डबल बॉन्ड से ए यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको चीज़ें दिख रही होंगी किस तरीके से यहाँ पे सरगैफ की धारणा के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू सरगैफ के हिसाब से कॉन्सेप्ट से क्या चीज़ें दी गई हैं। टी दिया हुआ है इक्वल्स टू ए यानी कि डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है ए से, जी डबल बॉन्ड दिया हुआ है यहाँ पे सी तथा प्यूरीन जो है इस तरीके से डबल बॉन्ड पिरिमिडीन की पुष्टि हुई। इसे इस बात की पुष्टि हुई कि डीएनए अणु के दो सूत्र समान नहीं परंतु एक दूसरे के पूर्णक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसी संरचनात्मक गुण के कारण डीएनए अणुओं की आनुवांशिक संरचना सूचनाओं यानी कि जेनेटिक कोडेड इंफॉर्मेशंस को एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट या कह सकते हैं कि हॉरोस्कोप के रूप में संचित रखते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे क्या चीज़ें हो जाती है कि ट्रांसक्रिप्शन द्वारा
ट्रांसफ़र करने तथा इसका हूबहू द्विगुणन अर्थात कह सकते हैं कि डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन करने तथा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसमिट करने का कह सकते हैं कि विलक्षण क्षमता होती है। तो ये ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हो जाता है कि किस तरीके से क्या अरेंजमेंट है पिरिमिडीन का, प्यूरिन का, और किस हिसाब से इन्होंने चीज़ें बताई कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी स्ट्रक्चर्स हो जाती है डीएनए की। नेक्स्ट इसमें जो हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आ जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको देखते हैं किस तरह से क्या चीज़ें हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, तो डीएनए अणु के दो सूत्रों की शर्करा फॉस्फेट दंडों की ध्रुवात्मक दिशाएं यानी कि पोलराइज्ड कह सकते हैं अपोजिट होती हैं, यानी प्रतिमुख होती हैं। एक सूत्र की दिशा जो होती है 5' to 3' हो जाती है, तो दूसरे की जो हो जाएगी वो 3' to 5', इस तरीके से उनका डायरेक्शन होता है। इस प्रकार ये सूत्र जो है वो कह सकते हैं कि पैरेलल न होकर एंटी पैरेलल है, यानी कि हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, प्रति समानांतर है, एंटी पैरेलल होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी स्ट्रक्चर्स हो जाती है डीएनए की। अब नेक्स्ट इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है डीएनए द्विकुंडली की स्थिरता, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। तो किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं। डीएनए द्विकुंडली की स्थिरता मुख्यतः उन हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण होती है जिनसे कि दो सूत्रों के आमने सामने के समाक्षर अणु जुड़ते हैं। वॉटसन एंड क्रिक ने पता लगाया कि थायमिन तथा एडेनिन दो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा तथा ग्वानिन तथा साइटोसिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा, यानी कि कह सकते हैं कि इस तरीके से T डबल बॉन्ड A दिया हुआ आपको ब्रैकेट में, और G जो है वो ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक बात हो जाती है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं डायग्राम में फॉस्फेट तथा शर्करा समूहों में विद्युत आवेशी ध्रुवी यानी कि पोलर परमाणु के कारण जो होता है वो डीएनए अणु की पारस्परों में स्थित फॉस्फेट शर्करा जो होती है वो कह सकते हैं श्रृंखलाएं जो है वो जल रागी यानी कि हाइड्रोफिलिक होती हैं और केंद्रीय द्रव अर्थात ये यहाँ पे कह सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म के संपर्क में रहती हैं। इसके विपरीत यानी कि इसके अपोजिट में अगर हम देखें तो जो नॉन पोलर या कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं और केंद्रीय द्रव से हटकर कह सकते हैं कि हम डीएनए अणु के अक्षीय भाग में रहते हैं, ये जलरागी तथा जलरोधी आकर्षण भी जो है वो डीएनए अणु की स्थिरता में सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त एक दूसरे के ऊपर स्थित होने के कारण समाक्षर जोड़ियों के बीच जो कह सकते हैं वॉन्डर वॉल फोर्स जो होता है उसका आकर्षण होता है, जिससे डीएनए अणु की स्थिरता और बढ़ जाती है। तो ये सारे कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि इस यहाँ पे हेडिंग जो हमारी है वो स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए हेलिक्स की जो है किस तरीके से बनी रहती है। तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा इसमें आता है डीएनए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको हेडिंग डीएनए के BA तथा Z रूप, यानी कि इस तरीके से इस प्रारूप की हम बात करेंगे, रूप की बात करेंगे। वॉटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे अब हम क्या कह सकते हैं कि डीएनए कहते हैं। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। आधुनिक खोजों के अनुसार जो भी प्रेजेंट डिस्कवरीज हुई हैं अकॉर्डिंग टू दिस कह सकते हैं कि प्रत्येक समाक्षर जोड़ी की अक्षीय मोटाई जो होती है वो 0.34 nm के बजाय 0.36 nm होती है। तो ये एक चीज़ मतलब पहले क्या था 3-4 बता रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 3-6 होती है और प्रत्येक कुंडली में 10 के बजाय 10.5 न्यूक्लियोटाइड जोड़ियाँ होती हैं। तो ये इसके पहले चीज़ें बताई गई थी, लेकिन अभी जब जो भी डिस्कवरीज हुई हैं ये इस तरीके से थोड़ा सा चेंजेस आया है। यानी पहले क्या था 0.34 nm था, जबकि अभी बता रहे हैं 36 यहाँ पे मतलब 36 हो जाता है यहाँ पे, यानी कि 0.36 nm। और उसके पहले क्या चीज़ें बताई गई थी, कुंडलियाँ जो होती थी 10 थी, अब यहाँ पे क्या है 10 के बजाय 10.5 न्यूक्लियोटाइड जोड़ियाँ होती हैं। अब ए डीएनए का भी पता चला है जिसमें प्रत्येक कुंडली में 11 न्यूक्लियोटाइड जोड़ियाँ होती हैं। संभवतः बी डीएनए के ही कुछ विशिष्ट खंड यानी कि कह सकते हैं केंद्रक द्रव में जल की कमी होने पर इस तरीके से
ए डीएनए में बदल जाते हैं। सन 1979 में वॉन एवं रिच ने पता लगाया कि बी डीएनए का एक ऐसा खंड है जिसमें समाक्षारों का अनुक्रम जो है यहाँ पे किस तरीके से होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे CG इस तरीके से, तथा उच्च लवणों की दशा में वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कुंडलित हो जाती है। यह द्विकुंडलीय टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जिगजैग होती है तथा इसके प्रत्येक कुंडल में न्यूक्लियोटाइड की 12 जोड़ियां होती हैं। इसे जेड डीएनए के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। तो ये एक चीज़ हो जाती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने अभी लोगों ने बात की यहाँ पे डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की, किस तरह से क्या चीज़ें थी, कुछ पॉइंट के थ्रू हम लोगों ने समझा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से है। या एक बार फिर से देखेंगे डीएनए का जो पूरा स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी प्यूरिन पिरिमिडीन की और किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, कहाँ डबल बॉन्ड होता है, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड, किस तरीके से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये एक बात हो जाती है। इसी में जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी यहाँ पे बात करेंगे हम लोग क्रोमोसोम की, यानी कि गुणसूत्रों की बात करेंगे। इसकी बनावट का न्यूक्लियोसोम प्रारूप, यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ इट्स स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं किस तरह से क्या, जब हम बात करते हैं गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स की बात करते हैं किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं। डीएनए के अणु, हमें पता है कि डीएनए के जो अणु होते हैं अत्यधिक लंबे यानी कि जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम ई कोलाई यानी कि सिरेशिया कोलाई में जब हम देखते हैं तो नामक जीवाणु जो होता है बैक्टीरियम के केंद्रकाभ यानी कि न्यूक्लियोटाइड में स्थित अकेला डीएनए अणु जो है वो लगभग 1700 म्यू यानी कि 1.7 मिलियन मीटर यानी कि mm तक का लंबा होता है। जबकि हम देखते हैं जीवाणु जो कि वो स्वयं जो लगभग है वो 2 म्यू यानी कि 0.002 mm की लंबाई ही उसकी होती है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे या उदाहरण के तौर पे हम चीज़ों को देख सकते हैं जब हम बात करते हैं गुणसूत्र की, डीएनए किस तरीके से। तो ये एक चीज़ हो जाती है। इसके आगे हम देखते हैं किस तरह से क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से क्या, यानी कि पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में डीएनए अणु का पराकुंडल यानी कि सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही अलग अलग हम देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। जब बात करते हैं सुपर कॉइलिंग यानी कि किस तरीके से कह सकते हैं हम कि पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं के एकल यानी कि सिंगल हैप्लॉइड जो डीएनए अणु का गुणसूत्र के रूप में संगठन नहीं होता है। दो संरचनात्मक प्रोटीन कह सकते हैं हम यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे आपको सिंबल के फॉर्म में HU और H तथा कुछ एंजाइम्स यानी कि टोपो आइसोमेरेसिस की सहायता से अपने ही ऊपर बार बार वलीय हो जाने से रस्सी की भांति क्या हो जाता है उसमें एक ऐठन सा जैसे गुथ जाने के कारण इस अणु का पराकुंडल द्वारा संघनन होता है। ऐसे पराकुंडलन को यहाँ पे हम कह सकते हैं प्लेक्टोनिम्स कहते हैं, यानी कि इसमें सहायक प्रोटीन तथा एंजाइम जो डीएनए होते हैं उसके अणु से स्थायी रूप से संबंध नहीं होता है। इसलिए संघनित डीएनए अणु को गुणसूत्र की बजाय यहाँ पे प्रोक्रोमोसोम या कह सकते हैं जीनोफोर कहना जाना ज़्यादा उचित होगा, या इसे यही कहा जाना उपयुक्त माना जाता है, यानी कि जीनोफोर। तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें जो हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट यूकैरियोटिक की बात करेंगे, यानी कि सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन यूकैरियोटिक में किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से दिख रहा होगा आपको क्रोमैटिन, यानी कि जब हम बात करते हैं क्रोमैटिन्स की, एक कोशिकीय जीवों यानी कि यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे थे अभी प्रोकैरियोट्स तथा सभी बहुकोशिकीय पादपों और जंतुओं में कोशिकाएं केंद्रक युक्त अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं सुकेंद्रीय यानी कि न्यूक्लिएटेड होते हैं। प्रत्येक केंद्र में डीएनए के अणुओं की एक या अधिक जोड़ियां होती हैं। प्रत्येक डीएनए अणु से कई प्रकार की प्रोटीन्स के अणु स्थायी रूप से संबद्ध होकर न्यूक्लियोप्रोटीन समेत बनाते हैं, जिससे क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं कैरियोटीन या क्रोमैटिन कहा जाता है कहते हैं। अतः प्रत्येक डीएनए अणु का क्रोमैटिन तंतु यानी कि क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में होता है। ये तंतु केंद्रक के अधिकांश भाग में एक दूसरे पर फैलकर एक क्रोमैटिन सा जाल यानी कह सकते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम बनाते हैं। इसका पराकुंडल मुख्यतः क्रोमैटिन तंतु के बार बार बल
खाकर यानी कि ट्विस्टिंग यानी कह सकते हैं कि कुंडलीकरण यानी कि कॉइलिंग से होता है और इसलिए इसे सिलोनाइट्स या पराकुंडन यानी कि सिलोनाइट सुपर कॉइलिंग कहते हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसमें आपका दिया हुआ है क्रोमैटिन की प्रोटीन्स की हम लोग बात करेंगे किस तरह से क्या है, यानी कि प्रोटीन्स ऑफ क्रोमैटिन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसको देखेंगे। क्रोमैटिन में डीएनए अणु के संबंध प्रोटीन की मात्रा इसके आधे से अधिक होती है। ये प्रोटीन 2 श्रृंखलाओं में होती हैं। लगभग 90% जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन तथा शेष जो होता है वो गैर हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से हिस्टोन 5 प्रकार की छोटी तथा धनावेशी क्षारीय प्रोटीन्स होती हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा H1 H2 यहाँ पे H1 यहाँ पे H2A H2B H3 तो इस तरीके से H4 इस तरीके से आपको सिंबल्स की फॉर्म में चीज़ें दिख रही होंगी स्क्रीन पे। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं तथा इसी में आपको दिख रहा होगा कि तो इस तरीके से ये हो जाती हैं प्रोटीन्स की जब हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है नीचे आपको दिख रहा होगा गैर प्रोटीन की जब हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से चीज़ें दी गई हैं कि ये कई प्रकार की बड़ी ऋणात्मक आवेशी तथा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों ही प्रकार की अधिकांश अम्लीय प्रोटीन हैं जो कि डीएनए अणुओं के पराकुंडल द्विगुणन अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन आदि का नियंत्रण करती है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है जब हम बात करते हैं क्रोमैटिन की प्रोटीन्स की। तो नेक्स्ट जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आ जाती है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की बनावट के बारे में हम लोग बात करेंगे। विभाजित होने वाली कोशिकाओं में विभाजन प्रावस्था से पहले ही जो डीएनए अणु और उसके संबंध प्रोटीन का द्विगुणन अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिकृति यानी कि डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक क्रोमैटिन तंतु दोहरा हो जाता है परंतु दोनों तंतु परस्पर जुड़े रहते हैं और पराकुंडल द्वारा संघनित होकर विभाजन प्रावस्था में छोटे और लगभग 1400 nm मोटे गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। इन्हें गुणसूत्र के युगल यानी कि क्रोमैटिड्स या केवल क्रोमैटिड्स सिस्टर क्रोमैटिड्स और क्रोमैटिड्स कहते हैं इंग्लिश में अगर हम कहें तो। गुणसूत्र इतने मोटे होते हैं कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनकी स्थूल बनावट का अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम इसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसका अध्ययन सबसे पहले नाइगेली 1842 में तथा बाद में रूसो 1872 में और इसके बाद भी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से काफ़ी लोगों ने वॉल्वियानी और फ्लेमिंग्स आदि कई वैज्ञानिकों ने किया। इन्हें क्रोमोसोम्स या नाम कह सकते हैं वॉल्डेयर ने 1888 ने इसलिए दिया कि यह क्षारक रंजकों यानी कि जो बेसिक डाइज होते हैं तो उसका गहरा रंग ले लेते हैं। यानी कि क्रोमोसोम की जब हम लोग बात करते हैं तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ क्रोमो और जोमा, यानी कि क्रोमो का मतलब हो जाता है आपका कलर्ड और दूसरा जो वर्ड होता है आपका सोमा यानी उसका मतलब होता है बॉडी। तो यानी कलर्ड बॉडी क्रोमोसोमा से मिलकर ये क्रोमैटिड्स जब हम बात करते हैं तो ये इस तरीके से 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ जिसका अर्थ कलर्ड बॉडी होता है। तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे। जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे विभाजित होती हुई कोशिका में क्रोमैटिन तंतु के पराकुंडल से बना गुणसूत्र तथा क्रोमैटिन के छोरों पर शीर्ष में, तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। क्रोमैटिस यहाँ पे सेंट्रोमियर टेलोमर और तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा क्लियरली। प्रत्येक सुकेंद्रीय कोशिका में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स एक या अधिक जोड़ी होते हैं। एक से अधिक जोड़ी में होने पर प्रत्येक जोड़ी के गुणसूत्र आकृति एवं माप में अन्य जोड़ियों के गुणसूत्रों से भिन्न होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि डिफरेंट होते हैं। विभाजित होती हुई कोशिकाओं के प्रत्येक गुणसूत्र में इसके युगल यानी कि कह सकते हैं क्रोमैटिड्स केवल एक छोटे से भाग में परस्पर जुड़े हुए होते हैं, अन्य भागों में ये पृथक रहते हैं। इन्हें जोड़ने वाले भाग को सेंट्रोमियर कहते हैं। यह कुछ दबा हुआ सा संकीर्ण भाग होता है, इसे कह सकते हैं कि गुणसूत्र का प्राथमिक संकीर्ण यानी कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। इस भाग में क्रोमैटिड्स के डीएनए अणुओं की समाक्षाएं जोड़ियां यानी कि बेस पेयर्स के कुछ विशेष प्रकार के अनुक्रम यानी कि अनुक्रम यहाँ पे सीक्वेंसेस जिसको कहते हैं वो होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक क्रोमैटिड्स के प्रत्येक छोर पर भी समाक्षार जोड़ियों के विशेष अनुक्रमों का बना एक छोटा सा खंड होता है जिसे
टीलोमेयर कहते हैं। यह खंड एक ऐसे शील्स का काम करता है जो छोर पर डीएनए अणु के क्षय को रोकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि क्षय को रोकता है। केंद्रमेल पर प्रत्येक क्रोमैटिड्स के डीएनए अणु के कई प्रकार के संरचनात्मक एवं एंजाइमी गैर हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े कह सकते हैं अणु जुड़े होते हैं जो मिलकर एक चपटी सी संरचना बनाते हैं। इसी संरचना को कह सकते हैं कि बल गतिकाय कहते हैं, यानी कि काइटोशोर कह सकते हैं। तो ये एक चीज़ बात हो जाती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट इसमें दिया पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की। जब हम लोग बात करते हैं किस तरह से क्या चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक ही कोशिका के विभिन्न जोड़ियों के गुणसूत्रों में केंद्रमेल की स्थिति समान नहीं होती है। इस लक्षण के आधार पर गुणसूत्रों की 4 प्रमुख श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है इसमें मेटासेंट्रिक, दूसरा हो जाता है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा हो जाता है आपका एक्रोसेंट्रिक और चौथा हो जाता है टीलोसेंट्रिक। अब इसमें किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं। फर्स्ट जब हम बात करते हैं मेटासेंट्रिक की, तो इसमें केंद्रक मेल गुणसूत्र से लगभग मध्य में होता है, जबकि दूसरे वाले में हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें गुणसूत्र के किसी एक छोर और मध्य के बीच में होता है। तो ये पोजीशन हो जाती है। फिर थर्ड की जब हम लोग बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक की, तो इसमें क्या होता है गुणसूत्र के किसी छोर के निकट होता है। और जो फोर्थ हमारा आता है टीलोसेंट्रिक की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें गुणसूत्र के एक छोर पर होता है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं, मतलब कि सेंट्रोमियर की जब हम लोग बात करते हैं। अब इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि जिन गुणसूत्रों में भुजाएं जो होती हैं वो असमान लंबाई की होती हैं, यानी कि इस तरीके से, तो लंबी भुजाओं को क्यू भुजाएं तथा छोटी भुजाओं को पी भुजाएं कहते हैं। किसी जोड़ी के गुणसूत्रों में दोनों युगल जो होते हैं क्रोमैटिड्स की एक छोर से निकट एक द्वितीयक संकीर्ण यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। इस संकीर्णन से जुड़े शीर्ष को सैटेलाइट कहा जाता है, यानी कि अनुषंगी, जिसको इंग्लिश में कहें तो सैटेलाइट कहते हैं। द्वितीयक संकीर्णन में प्रायः वे जीन्स होते हैं, यानी कि वो जीन्स होते हैं जो राइबोसोमी आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए का कह सकते हैं यहाँ पर लिप्यंतरण करके केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस के निर्माण में सहायता करते हैं। इसलिए इन संकीर्णन को केंद्रकीय यानी कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसमें हमारी हेडिंग आती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि असामान्य गुणसूत्र जिसको कहा जाता है एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स 19 कह सकते हैं यहाँ पे सन 1881 में यानी 1881 में बाल्बियानी ने कह सकते हैं यहाँ पे कि काइनोनोमस यानी कि नामक कीट के लार्वा यानी कि डिम्बक की लार ग्रंथि स्लैवरी ग्रैंड की कोशिकाओं में सामान्य गुणसूत्रों की लगभग 100 गुना अधिक लंबा तथा काफ़ी मोटा गुणसूत्र देखा। बाद में ऐसे गुणसूत्र जो है वो फल मक्खी या ड्रोसोफिला सहित कीड़ों के गण यानी कि डिप्टेरा इस तरीके से कई सदस्यों के डिम्बो यानी कि लार्वा की लार ग्रंथियों की कोशिकाओं में भी देखे गए। तो इस तरीके से गुणसूत्रों के बार बार के द्विगुणन के फलस्वरूप बनी संतति गुणसूत्रों से पृथक हो जाने के बजाय परस्पर जुड़े रहते हैं, अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं बहुसूत्रण यानी कि पॉलीटेंशनाइजेशन जिसको कहा जाता है के कारण ऐसे विशाल जायंट गुणसूत्र बनते हैं। अतः इन्हें कह सकते हैं कि हम इन्हें क्या कहा जाता है बहुसूत्री गुणनफल यानी कि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसमें गहरा तथा हल्का रंग लेने वाली ट्रांसवर्स कह सकते हैं या संकरीय बैंड्स स्पष्ट दिखाई देती हैं जिन्हें क्रोमोमियर्स कहा जाता है। गहरी पट्टियों में कह सकते हैं कि हम कि क्रोमैटिन अत्यंत संघनन के कारण निष्क्रिय पराक्रोमैटिन अथा या कह सकते हैं कि हेटेरोक्रोमैटिन के रूप में होती है। आपको दिख रहा होगा चीज़ें। इसके विपरीत हल्के रंग की पट्टियों में क्रोमैटिन कम संघनित तथा सक्रिय सुक्रोमैटिन अर्थात यू क्रोमैटिन के रूप में होता है। लास्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसको पता होना चाहिए। उभयचरों यानी कि एम्फीबियंस में ओवा बनने वाली डिम्बाणुजनन कोशिकाओं यानी कि oocytes की अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस में प्रथम यानी कि प्रोफेज लंबी होती है। अतः आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण
करवाने हेतु गुणसूत्रों के पहले से संघनित सुक्रोमैटिन भाग खुलकर, अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि विसंघनित यानी कि डिकंडेंस होकर 30 nm सोलिनाइट्स तंतुओं के छल्ले बना लेते हैं। स्पष्ट है कि ये भाग मोटे और बोतल साफ करने की ब्रश जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इन गुणसूत्रों को लैम्प ब्रश गुणसूत्र यानी कि लैम्प ब्रश क्रोमोसोम भी कहा जाता है। तो ये हो जाती है बात। यहाँ पे आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। आज हम लोगों ने बात की डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की, और यहाँ पे हम लोगों ने बात की क्रोमोसोम की। तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।